हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का वन शॉट सारी चीज़ एनालाइज करने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। स्टूडेंट्स से मैं निवेदन करता हूं कि वीडियो के लिए पूरा प्रॉपर वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि केमिस्ट्री के पेपर में, रसायन शास्त्र के पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे बनेगा, कैसे तैयारी करना है, कैसे अंक जुटाना है। इस पूरी वीडियो पर यही आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, कोई टीचर देख रहे हैं तो टीचर से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस तरीके से अपने आप को, अपने बच्चों को प्रिपेयर आउट कराए ताकि वो समझ पाए इन सभी क्वेश्चन के इम्पोर्टेंस को। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स बिगिन स्टार्ट द वीडियो। तो बात करते हैं आपके पहले चैप्टर सॉल्यूशन की। पहला चैप्टर में है आपका नाम विलियन, यानी कि विलियन चैप्टर से आपको क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ना है आपको राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम में आपको क्या पूछा गया यहाँ पर, लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। अब ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, राउल्ट का नियम का व्यंजक लिखिए पूछा जाए, या आपको व्यंजक निकालने पूछा जाए, या तो आपको नियम लिखने के लिए पूछा जाए। आपको एक बार नियम को पढ़ना है और उसके डेरिवेशन को कंप्लीट करना है। फर्क नहीं पड़ता है कि आपने इसको एक बार सीख लिया है तो आपको बार बार इसको देखने की जरूरत पड़ेगा। राउल्ट्स के नियम को सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद करना है, सेकेंड टाइम्स में आपको इसको डेरिवेशन में कन्वर्ट कर दे और उसके बाद आप राउल्ट्स नियम की कंक्लूजन भी निकाले ताकि आपको ये टॉपिक्स पूरी तरह से कवर कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन के टाइप्स को डिफाइन नहीं किया गया है, मैंने सिर्फ एक टॉपिक को डिफाइन किया है कि पेपर में ये भी हो सकता है कि राउल्ट का नियम आए, या पेपर में ये भी हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन होगा इनके ऊपर डेरिवेशन आ सकता है। तो बिल्कुल ये ना समझे टाइप्स ऑफ द पैटर्न्स कोई नहीं बता सकता है, सिर्फ आपको ये टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है उन चीज़ों के बारे में ही जानकारी दिया जा सकता है। तो आपको अंत तक इसको वॉच करना है ताकि आपको केमिस्ट्री का पेपर बेहतर करना है, केमिस्ट्री में अच्छा अंक लाना है। तो ये बेहतर आपके लिए वीडियो होने वाला है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। कोई भी आपको डाउट लगे तो कमेंट पर मैसेज करना है। आपको एक सर एक गाइडेंस की तरह से तुमको प्रॉपरली गाइड करेंगे ताकि आपको बेहतर अंक दिलाने में आपको ट्रस्ट दिलाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पढ़ना है आपको राउल्ट का नियम। ये नहीं पूछेंगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, किस तरीके से पढ़ना है मैंने बता दिया है। सबसे पहले राउल्ट के नियम की हेडिंग पढ़े, उसके बाद आपको इसका डेरिवेशन करना है, उसके बाद इनकी सीमाएं करना है, अगर इसमें कारण बनते हैं तो कारण को भी कर लेना है। ये चीजें आपको याद रखेंगे। तो ये एक डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो जाता है कि इससे न्यूमेरिकल बनना भी तय हो जाता है। कुछ चीज़ें आपको नोन वैल्यू पता होने पर आप उसमें से आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको मिल जाएगा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, फिर आपका कथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ दूं, परासरण दाब क्या है या परासरण दाब का महत्व क्या है। परासरण दाब की उपयोगिता लिखिए, परासरण दाब के अनुप्रयोग बताइए, परासरण दाब का सूत्र लिखिए, परासरण दाब का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कीजिए। क्या फर्क पड़ता है, आपको सिर्फ तो फोकस करना पड़ रहा है परासरण दाब को, वैसे ही आपको फोकस करना है कथनांक में
उन्नयन यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इसमें क्या पूछा गया है। कथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं सबसे पहले पढ़े, उसके बाद कथनांक में उन्नयन क्योंकि यहाँ पर सूत्र आया है तो इनका डेरिवेशन भी होगा, और इन शब्दावली इन टर्म का कोई ना कोई सांकेतिक यानी कि शाब्दिक अर्थ होता होगा। इनको समझना पड़ेगा किन टर्म को क्या कहते हैं, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ये नहीं पूछेंगे टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, कोई नहीं बता सकता कि यहाँ से रीजनिंग आएगा, कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, कि यहाँ पर से न्यूमेरिकल आएगा, कि यहाँ पर से और अदर चीज़ें आएगी। ये खुद को एनालाइज करना पड़ता है कि कहाँ पर से क्या क्वेश्चन बैठ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला टॉपिक कथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई ऑफ एम। डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी आपको पढ़ना है, यानी कि हिमांक में अवनमन। पढ़ना कैसे है, सबसे पहले हिमांक में अवनमन की परिभाषा, जैसे मैंने पहले बताया कि ये सूत्र है तो इसका डेरिवेशन भी होगा, साथ में इसकी उपयोगिता पढ़ ले। उपयोगिता आपको इसमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हिमांक में अवनमन है, कथनांक में उन्नयन है, तो इसमें एप्लीकेशन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। फिर बात करें आपके ऑस्मोसिस प्रेशर, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन के पीछे भागना नहीं है, सिर्फ इसको आपको इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद बात करें आपके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए व्यंजक ज्ञात करना। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का न्यूमेरिकल, इन सभी का आपको ये 5 कैटेगरी में क्वेश्चन को तैयार करना है, ताकि आपका पूरा ये कवर कर देगा। सबसे पहली बात। उसके बाद आपके आ जाएगा कंसंट्रेशन टर्म, ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर। सांद्रता के पद में आपको क्या पढ़ना है, मोलरता पढ़ना है। ये नहीं पूछेंगे कि मोलरता से क्या आएगा, पढ़ने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले पढ़े मोलरता किसे कहते हैं, आपको हेडिंग लगाना है मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता के लिए सूत्र और मोलरता के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यानी कि आंकिक प्रश्नों को पढ़ना है। टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन नॉट डिफाइंड टू एनी टीचर। यहाँ पर है मोलालिटी यानी कि मोललता को पढ़ना है, सेम उसी प्रकार से मोललता को पढ़ना है। एक बार पढ़िए, दिमाग के अंदर यानी कि आपके लर्निंग प्रोसेस पर चला जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की आपको डिफ़िकल्टीज ना हो। उसके बाद बात करते हैं आपके मोल फ्रैक्शन को पढ़ना है, यानी कि मोल प्रभाज को पढ़ना है, मोल अंश को पढ़ना है, उसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से अभी प्रीवियस पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि आपको पढ़ना है मोल प्रभाज किसे कहते हैं, मोल प्रभाज का सूत्र निकालना है आपको, फिर मोल प्रभाज की अगर उपयोगिता होगी तो उपयोगिता को देखना है, अगर इसमें कोई कारण बनता है तो कारण को निकालना है। इस तरीके से आपको इनोवेशन ऑफ द दिमाग आपको लगाना है, ताकि आपको बेहतर एग्ज़ाम में कर पाएंगे। रटा रुटाया कभी काम नहीं आता है, वहाँ पर हमेशा फंसोगे। तो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उस प्रोसेस पर काम कीजिए, उस प्रक्रिया को अपनाइए, आपका रिजल्ट 100% डेफिनेटली बेटर होगा। ये नहीं बोलूँगा कि आपको मोल प्रभाज में ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, क्यों नहीं आ सकता ऑब्जेक्टिव, ये बताइए। मोल प्रभाज से ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो उसका सूत्र का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, मोल प्रभाज में से आपको पूछ सकता है, मोल को पूछ सकता है। तो आपको पूछने का तरीका पर मत जाइए, इसको पढ़िए। किस तरीके से पढ़ते हैं मैंने बता दिया, इस तरीके से पढ़ा जाता है। आपको बेहतर अंक लाना है तो इस तरीके से पढ़ते बच्चों, कहीं किसी को आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर स्विच करेंगे अपने माइंड को तो आपको ऑटोमेटिक आपका माइंड स्विच हो जाएगा। तो आपको इसको एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट इस तरीके से करना है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सब सीखने वाले ये चैप्टर्स है, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं करने वाले। रट लोगे, आप बोल दोगे डेल्टा एच
का मान होता है वो परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा क्यों परिवर्तन नहीं होता है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, जिंदगी भर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ ये कारण है, इसकी वजह से आपका ऐसा होता है। तो ये होता है प्रोसेस पढ़ने का। आदर्श विलयन अनादर्श विलयन को कम से कम 2 अंतर, 3 अंतर, 4 अंतर के साथ याद करें। ये भी पेपर में आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव भी आपको कर लेंगे। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाता है। उसके बाद है धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन वाले नॉन आइडल सॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, इसमें भी आपको 4 अंतर निकालना है। उदाहरण तो आपको बिल्कुल करना है, उदाहरण को जो होगा वो ऑब्जेक्टिव पर लिया जा सकता है, ताकि आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव कहाँ से आते हैं, तुम लोग पूछते हो ना ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है, ऑब्जेक्टिव कहीं से नहीं आता, वो कॉन्सेप्ट से निकल कर आता है। जितनी चीज़ आप पढ़े रहेंगे वहीं ना वहीं ना कहीं पर आपको ऑब्जेक्टिव मिल ही जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आपके PYQ क्वेश्चन को देख लेते हैं, जहाँ पर आपको क्या फोकस किया गया है प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर पर। यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ना है, यानी कि आंकिक प्रश्नों को देखना है और आंकिक प्रश्नों की तैयारी करना है। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ द मोलारिटी, यानी कि मोलरता की गणना करना। मोलरता की गणना करना भी आसान है, एक बार आपने सूत्र लगाया, सूत्र के टर्मोलॉजी को पढ़ा और सूत्र में फिर मान को रखा, आसानी से बन जाता है। ये एक बार इन्वेस्टमेंट निवेश करेंगे इस बार तो ये फ्यूचर आपको रिटर्न देगा। उसके बाद बात करेंगे आपकी मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन ऑफ ग्लूकोज, NOH और बेंजीन के साथ ट्राई आउट कीजिए। मेक श्योर ये सारा चीज़ एक बार आपने निवेश कर दिया, पूरा रिजल्ट आपको देने वाला है। उसके बाद बात करें कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूजिंग इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर आपको जो टॉपिक रहेगा आणविक द्रव्यमान की गणना करना है, चाहे आपको क्वेश्चन उन्नयन में पूछे या हिमांक में अवनमन में पूछे, क्या ही फर्क पड़ता है भाई, एक बार आपने सीखा और वो फिर दूसरे को आप सिखा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट टीचर चाहते हैं, ये होता है एग्जामिनेशन। उसके बाद बात करते हैं आपके राउल्ट्स लॉ को पूछा गया है। तो जैसे कि मैंने पहले ही पढ़ने के तरीके में बताया गया कि आपको राउल्ट्स लॉ को कैसे पढ़ना है, राउल्ट के नियम क्या है, राउल्ट के नियम का डेरिवेशन पढ़े, फिर राउल्ट के नियम की उपयोगिता निकाले, सीमाएं निकाले, ऐसे आपको पढ़ा जाता है किसी भी टॉपिक्स को। फिर है आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में आपको अंतर याद करना है, ताकि आपको कम से कम 5 अंतर अपने पास रखना जरूरी है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर पर भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर पर भी पूछा जा सकता है, ये हो सकता है 5 नंबर पर भी पूछा जा सकता है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं कि ये ऐसा ही अंतर पूछ दे, आपको सीधा सीधा डिफाइन करने के लिए भी दे दिया जाए। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, या अनादर्श विलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो क्वेश्चन के पीछे आपको भागना नहीं है, क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक कमांड कर रहे बेटा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद है परासरण दाब, परिभाषा और सूत्र। जैसे कि मैंने बताया पहले ही आपको किस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ोगे आपका ऑब्जेक्टिव निकलेगा, आपका सब्जेक्टिव निकलेगा, आपका रीजनिंग निकलेगा, आपका न्यूमेरिकल निकलेगा, 100% कॉन्सेप्ट निकलेगा। और यही होता है पढ़ने का सही तरीका। अगर आपने एक क्वेश्चन के पीछे भागा वो कभी आपको रिजल्ट दे ही नहीं सकता। उसके बाद बात करते हैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन में आपको क्या पढ़ना है, ताकि आप इसमें फंसेंगे नहीं। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है वो है कुलरॉस का नियम। अब इसमें कुलरॉस के नियम में आपको पूछ लिया जाए कुलरॉस नियम किसे कहते हैं, ये डायरेक्ट हुआ। कुलरॉस नियम से चालकता किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता पूछ दिया जाए, आणविक चालकता पूछ दिया जाए, आपको मोलर चालकता पूछ दिया जाए, क्या ही फर्क पड़ता है, एक कॉन्सेप्ट के अंदर का ही है ये। क्योंकि डेरिवेशन पार्ट बना है, जहाँ जिस जिस टर्म से बनेगा ये डेरिवेशन, उसमें से कोई भी आपको शब्दावली दे दिया जाए,
तभी आप जाकर इसको कर पाएंगे। कोररॉस के नियम को पढ़ना। देखिए यहाँ पर अनंत अनुता पर मूलर चालकता, तो आपको पता होना चाहिए मूलर चालकता क्या है, आणविक चालकता क्या होता है, तभी आप ये डेरिवेशन को अच्छे से कर पाएंगे। इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। लर्न ऑफ द प्रोसेस नॉट टू द रोड थ्योरम, ये आपको सीखना पड़ेगा। और एक बार आपने निवेश किया तो आपको ज़िंदगी भर लाइफ टाइम आपको ये काम आने वाला है। वैसे ही आपको फैराडे लॉ को पढ़ना है। जिस तरीके से कोररॉस लॉ को पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे के नियम की उपयोगिता, फैराडे पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ताकि आपको कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। उसके बाद आपका नर्नस्ट इक्वेशन भी आपको उसी तरीके से पढ़ना है। नर्नस्ट इक्वेशन क्या है, नर्नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन पढ़ना है। नर्नस्ट इक्वेशन पर छोटा मोटा आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, ताकि आपको पता चल जाएगा हाँ मुझे नर्नस्ट इक्वेशन आता है, ताकि मैं उससे बेहतर तरीके से कर लूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है इसमें कैलकुलेट ऑन सेल पोटेंशियल ईएमएफ के बारे में पढ़ना है। सेल विभव की गणना ही पढ़ना है। उसके बाद बात करें आपकी, जैसे ही मैंने पहले बताया कि आपको चालकता से ही आपको ये नियम समझ में आने वाला है। कोररॉस का नियम कनेक्टेड टू द कंडक्टिविटी, जिसमें आपको पढ़ना है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को पढ़ना है। इसको सबको आपको डिफाइन करने आना चाहिए, और यही कॉन्सेप्ट को आपको कोररॉस के नियम में भी लगाना है, ताकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो वहाँ तक आपको पहुँचना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर है आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी भी आपको महत्वपूर्ण है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग बताना है, उसकी उपयोगिता क्या है, यही क्वेश्चन आपका बनता है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद आपका देख सकते हैं फिर इम्पोर्टेंट पी वाई क्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वहाँ के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप करते जाइए। उसके बाद 1 बाय 1 फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम लिखिए। आपको क्वेश्चन भी पूछ दिया जाए द्वितीय नियम क्या होता है, तो वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। यहाँ पर प्रथम नियम को दिया है, तो द्वितीय नियम देने में आपको बोर्ड एग्जाम को क्या है, आपको तो पता होना चाहिए। एक चीज़ का टॉपिक पूरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये 12th क्लास है। न्यूमेरिकल बेस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि कोररॉस लॉ। मैंने जैसे बताया आपको कोररॉस लॉ को पढ़ने का तरीका, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन पूछ दिया। अनंत अनुता पर मोलर चालकता पर आधारित आंकिक प्रश्नों को तैयार करना है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल का सचित्र वर्णन और सेल अभिक्रियाओं को समझाना है। तो सेल अभिक्रियाओं को समझाएंगे, उसमें जो बीच बीच का जो सेटअप प्रोसीजर होता है, इलेक्ट्रोड क्या है, आपका सॉल्ट ब्रिज क्या है, क्या होता है मैकेनिज्म, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये सब चीज़ों को याद रखेंगे तो ये आपका आसान हो जाएगा। चाहे सेल में आपका क्या है, लेड सेल आ जाए, सीसा संचायक सेल आ जाए, या आपको गैल्वेनिक सेल आ जाए, वोल्टिक सेल आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। लर्निंग ऑफ द प्रोसेस ये क्वेश्चन है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, इस पर नॉलेज नहीं घुसाएंगे, तब तक ये आप अच्छे से बेहतर कर नहीं सकते हैं। रट लोगे वो तो काम आ जाएगा, बट आपको सीखोगे तभी ये चीज़ आपको फ्यूचर में अच्छा काम आएगा। उसके बाद बात करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है यहाँ पर डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, आपको ईंधन सेल, ये सारी चीज़ों को सेल के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपका डैनियल सेल हो, गैल्वेनिक सेल हो, वोल्टिक सेल हो, लेड कम्युलेटेड सेल हो, जो भी सेल हो, वॉट एवर, नॉट टू मैटर। उसके बाद है आपका डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ना है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र और कार्यविधि को पढ़ना है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन जाता है कि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड कितना होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है,
ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में चेकआउट कर दिया जाता है और आप बोलते हो कि ये 20 से आ गया, 20 से नहीं आ गया, ये आ गया कॉन्सेप्ट से आ गया, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट पता तो सब पता। ऑब्जेक्टिव भी इस तरीके से पढ़ा जाता है, आपको एक ही टॉपिक के अंदर ऑब्जेक्टिव भी कमांड करता है और उसको आपको पकड़ना होता है। उसके बाद आपको अंतर कैटेगरी का क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन का आप पैटर्न समझ लिए, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर परिभाषा को पकड़ लिए, अंतर को पकड़ लिए, वहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पकड़ लिए, वहाँ पर कारण बताइए वाले क्वेश्चन को पकड़ लिए तो 2 नंबर पक्का हो जाता है। 1 नंबर के लिए आप यूनिट को पकड़ लिए, मात्रक को पकड़ लिए, आपने किसी चीज़ों को यानी कि उसके सब्जेक्टिव नॉलेज को पकड़ लिया, जैसे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कितनी होती है तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है, यानी कि जल की मोलरता कितनी होती है, मोलरता क्या है, ये आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो वो ऑब्जेक्टिव पकड़ना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। फिर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसमें अंतर करना है। क्या ही फ़र्क पड़ता है, आपको विद्युत वाहक बल पूछे या विभवांतर पूछे, फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क तब पड़ेगा आपने जब इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो तो तभी आपको ज़्यादातर चीज़ें आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आप भूलते जाएंगे, वो दिमाग पर कभी कंसिस्ट नहीं होने वाला है। यही प्रक्रिया होता है एग्ज़ाम दिलाने का, सही नंबर लाने का, बोर्ड में टॉपर बनने का एक सीक्रेट रहस्य यही है। फिर बात करते हैं आपके केमिकल काइनेटिक्स की, बात करते हैं रासायनिक बल गतिकी से। पहले आपको कॉन्सेप्ट लगाना है और कॉन्सेप्ट के बाद अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाना है। कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया को पढ़ लेना है। क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ पर इस कोटि से आपको इकाई निकालने के लिए पूछा जाए या परिभाषित करने के लिए पूछा जाए या एग्जाम्पल दे के पूछ दिया जाए कि ये कौन सा कोटि का अभिक्रिया, क्या ही फर्क पड़ता है, आपको सीखना पड़ेगा। इज द लर्निंग ऑफ द प्रोसेस। जब तक आप सीखेंगे नहीं इसको तो आपको क्वेश्चन का प्रारूप ही नहीं पता चलेगा। फिर है आपका रेट कांस्टेंट को परिभाषित करना है। रेट कांस्टेंट क्या होता है, इसकी यूनिट और एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। अर्धायु काल आपको सभी में काम आएगा, वो चाहे वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो। ये जो चैप्टर्स है आपको सीखने का चैप्टर्स है, रटना वाले आपका ये काम नहीं करेगा। जहाँ पर आपका वेरिएशन दिखा वहाँ पर आप फंस जाएंगे। तो तैयार करने का एक सही प्रोसेस यही होता है कि उसको गहराई से समझ ले। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्धायु काल क्या होगा, अर्धायु काल की निर्भरता क्या दिख रही, यानी कि उसको पूरा आपको समझ लेना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर बात करेंगे आपकी आणविकता। आणविकता मोलेकुलरिटी यानी कि कोटि और आणविकता में अंतर करना है। क्या ही फर्क पड़ेगा, यहाँ पर आणविकता को आपको परिभाषित करना है, उदाहरण दीजिए बोला जाएगा, या फिर कोटि को पूछ दिया जाए शून्य कोटि अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया में अंतर कीजिए बोल दिया जाए, या फिर बोल दिया जाए द्वितीय कोटि अभिक्रिया से प्रथम कोटि अभिक्रिया किस प्रकार भिन्न है बोल दिया जाए। क्या ही फर्क पड़ता है, क्वेश्चन कई तरीके से होता है, आपको सिर्फ आपको पकड़ना है तो कॉन्सेप्ट को पकड़ना है बच्चों, आपको सक्सेस यहीं से मिलने वाला है। उसके बाद है छद्म एकाणुक अभिक्रिया विद एग्जाम्पल। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, आपको परिभाषित करना है, आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा, उसको पहचानना पड़ेगा कि ये छद्म एकाणुक अभिक्रिया है कि नहीं है, या तो आपको इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको निकाल के पूछा जा सकता है। ज़्यादा आपको गहराई तक नहीं पहुंचना है, जो लगता है मेन उसको आपको करना है। परिभाषा लगता है तो परिभाषा करे, अंतर लगता है तो अंतर करे, न्यूमेरिकल लगता है तो न्यूमेरिकल को करे, मैकेनिज्म लगता है तो मैकेनिज्म को करे। यही सही प्रोसेस होता है पढ़ने का। उसके बाद आपको पूरा पढ़ लिए, उसके बाद आपको समझना है PYQ क्वेश्चन का प्रारूप। PYQ पर अब क्या पूछा गया देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्युत्पन्न कीजिए। जैसे कि मैंने पहले बताया,
ये क्वेश्चन में आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक ज्ञात कीजिए, या प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए, या प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आंकिक प्रश्न को ज्ञात कीजिए। क्या ही फर्क पड़ता है, इसको सीखोगे तभी तो पता चलेगा ना कि कहाँ पर से क्या होता है। अदरवाइज आपको वेरिएशन ऑफ द क्वेश्चन आ गया कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आंकिक प्रश्नों को हल कीजिए, जब तक कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक वो बनने वाला नहीं है। उसके बाद बात करें आपके नेक्स्ट की बात करेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के, यानी कि आपका जो फॉर्मूला आता है उनका जो रिलेशन निकाल कर उनसे आपको ये क्वेश्चन बन के पूछा है। सीधा सीधा पूछना होता तो आपको पूछ देता प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए, इतना लंबा चौड़ा ये नहीं लिखते। लेकिन कहीं ना कहीं पर आपको वेरिएशन करना है, समझना है कीवर्ड को, ताकि आप अच्छा बेहतर कर पाए। उसके बाद देखिए फिर से अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर कीजिए, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाता है। उसके बाद बात करें आपकी शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है। फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर प्रथम कोटि हो, शून्य कोटि अभिक्रिया हो, द्वितीय कोटि अभिक्रिया हो, कोई भी कोटि की अभिक्रिया होगा वो कॉन्सेप्ट से ही पता चलेगा। उसके बाद है आपको देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछा गया है। अर्धायुकाल, टॉपिक तो अर्धायुकाल है ना, वो चाहे 90% हो, चाहे 99% हो, चाहे वो 105% हो, का ही फर्क पड़ता है। यहाँ पर आपको एक बार न्यूमेरिकल बनाने की प्रैक्टिस करना है, ताकि ये PYQ क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाता है। फिर बात करेंगे आपके चौथे चैप्टर्स में आपको क्या पढ़ना है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व से आपको क्या पढ़ना है। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन आपको सभी का कर लेना है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल आपको शुरू से बोला जा रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। उसमें आपको एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्वों को याद कर ले। जैसे कि ये चैप्टर्स का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट के टेबल्स को याद करना जरूरी है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए, कोई भी तत्वों के गुणों के बारे में पता करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को पता करने के लिए क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। फिर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि एक चीज़ का बहुत सारा पहलू होता है। संक्रमण तत्वों के गुण में आपको पढ़ना है, रंगीन आयन को पढ़ना है, कलर आयन क्या होता है, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। ये जहाँ पर ये आपको पता नहीं होना, यानी कि ये नहीं बोलेंगे कि इसका चुंबकीय गुण, उसका चुंबकीय गुण आपको पता होना जरूरी है। संकुल निर्माण को पढ़ना है, उत्प्रेरक गुण को पढ़ना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और कॉन्सेप्ट अगर आप नोट चाहते हैं तो कोर्स परचेज कर सकते हैं, हम कॉन्सेप्ट नोट आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि आप केमिस्ट्री में बेहतर कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका निकल कर आता है तो वो यहीं से निकल कर आएगा। यहाँ पर ये नहीं पूछेगा कि रंगीन आयन को कैसे हम देंगे क्वेश्चन को। आपको जिंक की तुलना कॉपर से करने के लिए दे दिया जाए, या तो आपको आयरन की तुलना कॉपर से करने के लिए दे दिया जाए, लेकिन आपको बनाने आना चाहिए, चाहे वो संकुल निर्माण हो, चाहे उत्प्रेरक गुण हो। उसके बाद बात करें आपके लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेंथेनाइट संकुंचन में आपको क्या पढ़ना है, लेंथेनाइट संकुंचन किसे कहते हैं, इसका कारण क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, और इसका निष्कर्ष पढ़ना है, ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी कमियां क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। तभी जाकर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद है आपका प्रिपरेशन मेथड, यानी कि यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनको बनाने की विधि भी आपको सीखना पड़ेगा, और जब तक नहीं सीखेंगे तब तक ये बनने वाला नहीं है। यही कहलाता है कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप PYQ क्वेश्चन को कीजिए, कहाँ से आपको हार्ड लगा वो बताइए। अब क्वेश्चन देखते हैं आपके लेंथेनाइट संकुंचन क्या है, इसका कारण क्या है। देखिए क्वेश्चन, फिर यहाँ पर Cu+ रंगीन जबकि Cu2+ रंगीन है, क्यों, हो गया कॉन्सेप्ट। उसके बाद बात करते हैं संक्रमण तत्व संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं, फिर से वही कॉन्सेप्ट। फिर आ गया अधिक अनुचुंबकी है क्यों, कॉन्सेप्ट। फिर आ गया आपका
बनाने की विधि, बनाने का गुण, उपयोगिता, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होता है। पोटेशियम परमैंगनेट को कैसे पढ़ना है, पोटेशियम परमैंगनेट किसे कहते हैं, इसके गुण धर्मों को पढ़ेंगे, इनके चित्र को पढ़ेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को निकालेंगे, इसका एप्लीकेशंस क्या है, इनकी कमियां क्या है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। इस तरीके से पढ़ते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन को लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव भी आता है, वो क्वेश्चन भी यहाँ से पकड़ में आ जाता है। उसके बाद है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजी यौगिकों में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको लगाना है की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट में आपका आईयूपीएसी नाम पता होना चाहिए और ये सीखोगे, दिस इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। जब तक आपको आईयूपीएसी का ज्ञान नहीं होगा तब तक कि आप क्वेश्चन के साथ रट तो लेंगे कि हाँ यही आएगा यही आएगा, बट आपका वेरिएशन दिखा, वेरिएशन का पैटर्न दिखा, तो इसमें आपको पता है कि इसका आईयूपीएसी नेम कैसे करना है, तो वो आपका काम आएगा, वो सीख जाओगे और सिखा पाओगे। तो ये क्वेश्चन होता है निवेश क्वेश्चन, और ये निवेश क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा विद कॉन्सेप्ट, तभी जाकर क्लियर होगा। आप कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं वो आप कमेंट पर लिखें, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा देंगे, उस पर आप बेहतर कर पाएंगे, उस पर कमांड ले पाएंगे। कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें हमारे चैनल पर आपको कराया जाएगा इन फ्यूचर्स, और आने वाले जो भविष्य होगा वो इसी पर ही काम करेगा। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। फिर है आपका वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, संयोजकता बंध सिद्धांत। फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसमें sp3 संकरण है, dsp2 संकरण है, sp3d2 संकरण है। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, चाहे वो टेट्राहेड्रल के लिए हो, स्क्वायर प्लेनर के लिए हो, ऑक्टाहेड्रल के लिए हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए हो, या संयोजकता बंध को सिद्धांत समझाना हो, उनकी कमियां लिखना हो, उसकी उपयोगिता लिखना है, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट को पूरी गहराई में पढ़ना है ताकि वहाँ पर सब्जेक्टिव निकालना है, सब्जेक्टिव निकालना है, रीजनिंग निकालना है, एप्लीकेशंस निकालना है, प्रोसेस निकालना है, ताकि हमको अच्छा कर पाएँ। उसके बाद आपको लिगेंड का नॉलेज होना ज़रूरी है। क्या ही क्वेश्चन में फ़र्क पड़ता है, आपको उभय दंतु लिगेंड पूछे या किलेट पूछे, आपको बाइडेंटेंट पूछे या मोनोडेंटेट पूछे, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क ये पड़ना चाहिए कि लिगेंड पता है कि नहीं पता, हमको ऋणात्मक लिगेंड पता है कि नहीं पता, हमें पॉजिटिव लिगेंड पता है कि नहीं पता, हमें न्यूट्रल लिगेंड पता है कि नहीं पता, लिगेंड में कितने टाइप्स होते हैं उनको देखें, ताकि आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। इस तरीके से पढ़ा जाता है, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा हो, इस तरीके से पढ़ाई करते हैं। अब निकालो क्वेश्चन का मतलब आईयूपीएसी ने। पहला आपको करना सीखना पड़ेगा, इसमें CN क्या है पता होना चाहिए, इसमें FE पता होना चाहिए, यहाँ पर K पता होना चाहिए। इसको सीखोगे तो क्वेश्चन में वेरिएशन आएगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर से आप क्वेश्चन उठाइए, यहाँ पर आपको पूछ दिया गया प्रतिचुंबकी अनुचुंबकी को गुणधर्मों को पूछ दिया गया, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा वीबीटी का, तो यहाँ पर वीबीटी का क्वेश्चन आ गया। वहाँ पर द्विक लवण और संकुल लवण में आपको अंतर करने के लिए पूछ दिया जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं पर लिगेंड से रिलेट करेगा। यहाँ तक पर आपको इस तरीके से पढ़ा जाता है। फिर है आपका किलेट, किलेट तो आपका लिगेंड से निकल कर आया, तो किलेट तो आपका लिगेंड का टॉपिक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ने का तरीका करना होगा। उसके बाद बात करेंगे आपको हेलो एल्केन, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ क्यों लगती है, वो मैं बात करता हूँ आपकी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से पढ़ा जाता है, वहाँ पर एक एक चीज़ का पूरा आपको समझना पड़ता है। सबसे पहले ये नेमिंग रिएक्शंस को आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। जहाँ पर सेंडमेयर अभिक्रिया, तो सेंडमेयर अभिक्रिया का आपको पता होना चाहिए कौन सा टाइप्स ऑफ द अभिक्रिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक होता है कि न्यूक्लियोफिलिक होता है, कि ऑक्सीडेशन होता है, कि रिडक्शन होता है, कि या तो हैलोजन एक्सचेंज अभिक्रिया है, क्या है, इनको पहले समझना पड़ेगा, तब जाकर इन क्वेश्चन को करोगे तो बेहतर कर पाओगे। ये सीखने का क्वेश्चन है, जब तक आप सीखेंगे नहीं तो ये चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। सेंडमेयर अभिक्रिया है, फिंकलस्टीन अभिक्रिया है, स्वार्ज अभिक्रिया है, वुर्ज वुर्ज फिटिंग्स,
ये सारी रिएक्शंस क्या है, सीखने वाले क्वेश्चन है। जब तक आप सीखेंगे नहीं कहीं से, चाहे अपने टीचर से सीखे चाहे किसी माध्यम से सीखे, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सीखेंगे तभी आपको ये बन पाएगा। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया है। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में भी दो टाइप्स का बनता है, एक आपका बनता है एसिडीकरण और एक बनता है आपका एल्किलीकरण। तो ये आपको पता होना जरूरी है। आपको क्वेश्चन पेपर हिंट करेगा कौन सी विधि से बनाना है, तो आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर हुंस डीकर बोरोडाइन रिएक्शन हो चाहे हुंस डीकर रिएक्शन हो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट निकाला जाता है। कॉन्सेप्ट पता तो सब पता, कॉन्सेप्ट नहीं पता तो कुछ भी नहीं आता है, ये समझ के चलो। फिर बात करते हैं आपके इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चन को उठाते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट दिख रहा है। SN1 SN2 हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो SN1 और SN2 अभिक्रिया होता है। इसमें सबसे पहले आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या होता है उनको जानना जरूरी है। एक अणु क्या होता है, द्विअणु क्या होता है, यहाँ पर कितने पद होते हैं, ये सब चीज़ों को सीखना पड़ेगा, तब जाकर आपको SN1 और SN2 की कहानी समझ में आएगा। उसके बाद क्लोरोबेंजीन के इलेक्ट्रॉन स्नेही, मैंने पहले ही बताया आपको कि इलेक्ट्रोफिलिक आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सबको भी कॉन्सेप्ट में दिमाग में बैठाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और इन सब की आपकी समझ बढ़ जाती है तो क्या होता है, जब चाहे वो क्लोरोबेंजीन से कराए या ब्रोमोबेंजीन से कराए, चाहे आपका आयोडोबेंजीन से कराए, क्या ही फर्क पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। चाहे वो सोडियम धातु से कराए, चाहे वो मैग्नीशियम धातु से कराए, चाहे आपको कोई सा भी धातु पोटेशियम धातु से कराए, क्या ही फर्क पड़ेगा। आप सीखोगे तभी तो जानोगे ये क्वेश्चन लोग को। ये यहाँ पर है कॉन्सेप्ट की कमी, और कॉन्सेप्ट की कमी को दूर करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रट तो लेंगे, क्वेश्चन बताएंगे तो, और जहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलेगा वहाँ पर अटक जाएंगे, तो ये होना बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके बाद है आपका कमर्शियल यूजेस ऑफ द हेलो एल्केन टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहाँ पर डीडीटी है, फ्रियोन्स है, पायरिन्स है, इनके कॉन्सेप्ट आप निकाल कर पढ़िए। कमर्शियल यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हेलो एल्केन की बात करें, आपके अल्कोहल की बात करें, तो कमर्शियल यूजेस आपको पूछा जाता है। डीडीटी है, BSC है, आपका कुछ भी हो, फ्रियोन्स है, इन टॉपिक को जरूर फोकस करें। एक एक नंबर का क्वेश्चन या दो दो नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर उपयोगिता सूत्र UPSC नाम ही पूछा जाता है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, या ये पूछ दिया जाए क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, क्लोरोफॉर्म की उपयोगिता क्या है, या क्लोरोफॉर्म किन रसायनों से बनता है, क्या ही फर्क पड़ता है, आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। इसके बाद है आपका अल्कोहल में क्या पढ़ना है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में आपको क्या पढ़ना है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कवर करना है, ताकि आने वाला इन फ्यूचर इन्हीं पर ही फोकस रहेगा, कॉन्सेप्ट पर भी फोकस करेंगे। इसके बाद CG बोर्ड का जो होगा वो बहुत बेहतर रिजल्ट आने वाला है बच्चों। तो आपके लिए एक खुशखबरी है कि आप इसको नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट कीजिए, बच्चों तक पहुंचाइए। अभी तो टाइम नहीं है कि सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा पाएँ, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कराएंगे तो आपका इन फ्यूचर, चाहे आप नीट एग्ज़ाम दिलाए, चाहे JEE एग्ज़ाम दिलाए, चाहे कोई भी आपका कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाए, वो भी आपका बेहतर जाएगा। क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट से आते हैं, ना कि क्वेश्चन आपका कहीं से आता है। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट रिएक्शन की बात करें, जो कोल्बे रिएक्शन है, तो ये भी पता होना चाहिए कोल्बे रिएक्शन कहाँ से आया। कोल्बे रिएक्शन ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल का है, कि फिनॉल का है, कि ईथर का है। क्या ही फर्क पड़ेगा, फिनॉल से भी होता है तो, ईथर से भी होता है तो, या फिर अल्कोहल से होता है तो, फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, बनाना आना चाहिए। रिमन टाइमन अभिक्रिया मैं बोलता हूँ अल्कोहल का है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्या बनता है ये पता होना चाहिए, उसकी उपयोगिता पता होना चाहिए, तभी जाकर आप बेहतर कर पाएंगे। उसके बाद है विलियमसन संश्लेषण, ये ईथर का टॉपिक है। ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई ऑफ द कमांड होना चाहिए, तभी आपके जाके तभी समझ में आएगा। यहाँ पर आपको प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल का अंतर याद करना है। इसमें 4 विधि है, चारों विधि को आप, 4 विधि हो, 5 विधि हो, 6 विधि हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लुकास अभिकर्मक से परीक्षण पूछे,
चाहे आपका विक्टर मेयर से पूछे, चाहे आपका विहाइड्रोजनीकरण से पूछे या ऑक्सीकरण से पूछे, किसी में भी आपको कोई अंतर नहीं होना चाहिए, आपको पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए। इस तरीके से पढ़ा जाता है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट निकाला जाता है, ताकि आपको पता होता है कि हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे देखते हैं। इस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया होता तो आज इतना प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट नहीं होता है। तो इसके बाद आपकी इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चन को देखते हैं। अब तो ये ऐसा ही लगेगा कि आपने सब पढ़ लिया है, तो पढ़ेंगे कैसे, यहाँ पर देख ही लेते हैं। यहाँ पर कारण को पूछ दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल हायर देन द करस्पॉन्डिंग ईथर और हाइड्रोकार्बन, यानी कि अल्कोहल का क्वथनांक संगत ईथर या हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। यहाँ पर अल्कोहल का लिया गया, फिनॉल का भी पूछ सकता है, ये ईथर का भी पूछ सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट की गहराई होना जरूरी है, तब जाकर आप बेहतर कर पाएंगे। ये आपका क्लास 12th एग्ज़ाम है। फिर फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों है, फिनॉल की तुलना अल्कोहल से किया गया, फिनॉल की तुलना आपकी ईथर से भी हो सकती है। तो इस तरीके से पढ़ा जाता है ताकि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे निकालते हैं वो पता चल जाएगा। उसके बाद प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल की पहचान करना, चाहे वो कोई सा भी विधि से हो, आना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ बेस आपको क्वेश्चन अल्कोहल में पढ़ना है, चाहे वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हो, चाहे वो लुकास अभिकर्मक से हो, चाहे वो हाइड्रोजनीकरण से कॉन्सेप्ट निकालना हो। तो अल्कोहल प्राप्त करने के जितने भी विधि है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, वो सारी चीज़ों को, फिनॉल प्राप्त करने की विधि, ईथर प्राप्त करने की विधि, ये सब चीज़ों को आपको देखना है। इस तरीके से आपको केमिस्ट्री पढ़ना होता है। कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं वो आप बता दें, उनको आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, वो हम पर छोड़ दे, हम पढ़ा देंगे उसको, और वो पूर्व बेहतर आप कर सकते हो उस चैप्टर को। फिर ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि को करना है। तो विलियमसन सिंथेसिस मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर, यहाँ पर ईथर बनाने की विधि पूछा गया, फिनॉल बनाने की विधि हो सकता है, अल्कोहल बनाने की विधि हो सकता है। तो आपको विधि ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ईथर भी बनाओ चाहे अल्कोहल बनाओ, चाहे क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछे, तो आपको पता होना ज़रूरी है। इतना आपको गहराई होना ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन नहीं है, ये भी है इनका। फिर आपकी बात करें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो यहाँ पर से आपको क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ना है। चाहे आपको एल्डोल कंडेंसेशन पूछे या क्रॉस एल्डोल पूछे, कैनिजारो पूछे या क्रॉस कैनिजारो पूछे, रोजेनमुंड पूछे, स्टीफन पूछे, क्लेमेंसन पूछे, वुल्फ किश्नर पूछे, इटार्ड रिएक्शन पूछे, या आपको गटरमैन पूछे या गटरमैन का कुछ रिएक्शन पूछे, हाफ माइन रिएक्शन पूछे, आयोडोफॉर्म रिएक्शन पूछे, हेलोफॉर्म रिएक्शन पूछे, क्या ही फर्क पड़ता है। जब आपने इन रिएक्शन को पढ़ लोगे तो ये लगेगा कुछ भी पूछे यार, हमको तो करना है, चाहे वो इटार्ड पूछे, वो गॉटरमैन पूछे, हेलोफॉर्म पूछे, हमको क्या करना है, हमको तो अपना एग्ज़ाम दिलाना है। चाहे वो कोई भी क्वेश्चन को पूछे, हमको इन सब चीज़ों को पढ़ना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पर आए, चाहे वो इटार्ड आए, चाहे एल्डोज कंडेंसेशन आए, क्रॉस एल्डोल आ जाए, कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ता है। इस तरीके से पढ़े जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को उठा के देखते हैं कि क्या पूछा गया है। यहाँ पर एसिटिक एसिड को फॉर्मिक एसिड से तुलना करने के लिए पूछा गया है। हो सकता है आपका कोई और एसिड की तुलना किसी और एसिड से करने के लिए पूछ दिया जाए, तो ये भी हो सकता है। फॉर्मिक एसिड पूछा गया है, यहाँ पर एसिटिक अम्ल को पूछा गया है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन काम करता है। अगर इस तरीके से कर लेते हो तो बेहतर रहेगा। फिर आपको देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक अल्कोहल से उच्च होता है, अल्कोहल से तुलना कर दी गई है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर आपका टॉलेन अभिकर्मक फेलिंग विलयन का परीक्षण या टॉलेन अभिकर्मक का सूत्र, फेलिंग विलयन ए, फेलिंग विलयन बी, सबको पता होना जरूरी है। इस तरीके से पढ़ाएंगे और इस तरीके से नोट्स आपको निकालना है, नोट्स बनाना है। इस तरीके से होता है। क्विक विनेगर प्रोसेस हो, चाहे आपका कुछ भी हो, एसिटिक अम्ल बनाने की विधि हो, चाहे आपका एसिटिक अम्ल बनाने की विधि हो, चाहे एल्डिहाइड बनाने की विधि हो, चाहे वो कीटोन बनाने की विधि हो, आपको किसी भी विधि के बारे में पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। वहीं से आपका
जो व्हाट हैपन्स होते हैं वो प्रिपरेशन मेथड से, बनाने की विधि से, और नेमिंग रिएक्शन का ही वो पार्ट होता है, कहीं उससे बाहर नहीं आता है एग्ज़ाम पेपर पर, ये याद रखेंगे। फिर बात करते हैं आपकी एमिन चैप्टर्स की, जहाँ पर एमिन पर आपको कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कर ले, आपको पढ़ना है हाफमाइन ब्रोमामाइड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हाफमाइन ब्रोमामाइड रिएक्शन। फिर आपको पढ़ना है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यहाँ पर पढ़ना है कार्बिल एमीन अभिक्रिया को पढ़ना है। और इन सबको पढ़ने से पहले आपको एमीन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या प्राइमरी एमीन, क्या सेकेंडरी एमीन, क्या टर्सरी एमीन क्या है, आपको ये सब चीज़ें पता ना, अमोनिया पता होना चाहिए, इनके प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, तब जाकर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। कार्बिल एमीन रिएक्शन है, डाई एजोटीकरण है, फिर युग्मन रिएक्शन है, इनको तो ज़रूर पढ़ ले, एग्ज़ाम के लिए आएगा ये 100% श्योर है। लेकिन कौन सा आएगा, किस पैटर्न पर आएगा, हाफमाइन ब्रोमामाइड को कंप्लीट करने के लिए दिया जाएगा, परिभाषित करने के लिए दिया जाएगा, या क्या होता में दिया जाएगा, वो कोई नहीं बता सकता। नथिंग टू एक्सपेक्टेड प्रिडिक्टेड ऑफ द क्वेश्चन। फिर आपका जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, आप कॉन्सेप्ट कर लिया तो आप क्वेश्चन करने का प्रयास करें। एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारी है, यहाँ पर एथिल एमीन पूछे, चाहे वो मेथिल एमीन पूछे, चाहे कोई और एमीन पूछे, चाहे प्राइमरी एमीन पूछे, चाहे सेकेंडरी एमीन पूछे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज़ याद करना है एमीन का, यानी कि ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिर है एनिलीन इज इनसॉल्यूबल इन वाटर बट सॉल्यूबल इन HCl, तो यहाँ पर जल के साथ HCl के साथ तुलना कर दिया जाए, किसी और केमिकल के साथ भी तुलना करने के लिए दिया जा सकता है, तो इस तरीके से आपको इसको करना है। नाइट्रोबेंजीन का अपचयन हो, चाहे क्लोरोबेंजीन का अपचयन हो, चाहे किसी का भी अपचयन हो, ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सीखेंगे तभी ये काम आएगा, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट के बगैर काम नहीं होने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कनेक्टेड टू द ईच अदर। फिर बात करते हैं आपकी हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग करना है। हिंसबर्ग अभिकर्मक से प्राइमरी एमिन, सेकेंडरी एमिन, टर्सरी एमिन को विभेद करना, ताकि ये सब चीज़ें इस पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पर इंक्लूडेड होते हैं। अगर इन सब को नहीं पढ़ा बच्चों तो आपका मेरिट लिस्ट में आना, क्वेश्चन आपका अगर आ गया तो बन गया, नहीं आया तो आपका जीरो हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, टाइम बहुत हो चुका है, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर पर आता है। वेरिएशन इसी तरीके से होता है, चाहे वो एनिलीन पूछे, प्राइमरी एमिन पूछे, हिंसबर्ग पूछे या क्या पूछे, वो एग्ज़ाम पेपर के पास होता है, उसके पास ब्लूप्रिंट होता है, क्या टॉपिक है, प्रीवियस ईयर का वेटेज क्या है, प्रीवियस ईयर में क्या फोकस किया गया, क्या फोकस नहीं किया गया, मॉडल पेपर देखते हैं, सैम्पल पेपर देखते हैं, हज़ारों चीज़ों को फिल्टर आउट करते हैं, तब जाके क्वेश्चन को एक सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने में कितना मेहनत लग रहा है वो टीचर का आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन को आपको एग्ज़ाम के लिए बना के दे दिया जाए, उनकी उपयोगिता होती है, तभी जाकर वो क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाता है, कहीं ना कहीं पर ये डेटा पर काम करता है। उसके बाद बात करते हैं आपके जैव अणु की, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट लगाना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स पढ़ना है, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ये सबको आपको पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह आप पढ़ ले, कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता जान ले, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स जान ले, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनको पढ़ लिया तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गया। जैसे कि ग्लूकोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर आ गया, अपचाई शर्करा और अनअपचाई शर्करा आ जाए, या कुछ भी आ जाए, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की बात करें, चाहे वो पेप्टाइड बॉन्ड आए, चाहे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आए, क्या ही फर्क पड़ता है, ये सीखने के क्वेश्चन है। फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन यानी कि रेशेदार और गोलीकार प्रोटीन आए, चाहे वो प्रोटीन का विकृतीकरण आए, चाहे अंडे उबालने पर पानी कहाँ चला जाता है वो आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारे का जो टॉपिक है वो प्रोटीन है। प्रोटीन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लिक अम्ल में आपको डीएनए और आरएनए का अंतर आ गया, या न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का अंतर आ गया, चाहे आपको पूछ दिया जाए द्विकुंडली मॉडल और एकल श्रृंखला पर अंतर आ जाए,
तो वेरिएशन हो सकता है लेकिन टॉपिक कभी नहीं बदलेगा, न्यूक्लिक एसिड को पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद विटामिन्स में से आपको आ जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, या रतौंधी रोग किन विटामिन से होता है ये पूछ दिया जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। बस क्वेश्चन को घुमाता है ताकि आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे कि विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है, या हड्डियों से संबंधित कौन सा रोग होता है, ताकि आपको पता चल गया जो टॉपिक आया वो विटामिन की कमी, विटामिन की बीमारी और विटामिन संबंधित रोकथाम, इनसे क्वेश्चन आपको लिया जाता है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है और इस कॉन्सेप्ट से ही आपका काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या काम किया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपका सदाबहार जो क्वेश्चन है, हर साल रिपीटेड द क्वेश्चन है, वो डीएनए और आरएनए का डिफरेंस करना है। वो टाइप्स ऑफ द मैंने पैटर्न बता दिया है, वहाँ पर से आपको देखना है कि किस कैटेगरी में क्या क्वेश्चन बन रहा है, उनके अकॉर्डिंग पढ़े, वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या है, इस क्वेश्चन को आपको पूछ दिया आवश्यक अमीनो अम्ल बस क्या है, या वैलिन किसका उदाहरण है, ये पूछ दिया जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें ग्लूकोज में CHO समूह और 5OH समूह की पुष्टि करने वाले अभिक्रिया का नाम, तो आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड कीटोन से अपचयित होने वाला। ये सब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा, जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे कॉन्सेप्ट से आपका बनने वाला नहीं है। विटामिन सी हमारे शरीर में क्यों संचित होती है, यानी कि कारण बताओ का क्वेश्चन है। क्यों दिया है मतलब ये कारण बताओ है। आपका फिर है प्रोटीन की विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि इसको समझाना है, प्रोटीन के बारे में ही पूछा गया। तो कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट होता है। इस तरीके से पूरा वीडियो आपको इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझे, ताकि आपको केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो वो आप आसानी से निकाल पाएंगे। अदरवाइज केमिस्ट्री का जो पेपर होगा वो पासिंग या कुछ बेटर, लेकिन आपको 70 में जो 70 करने की जो कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजी होगी वो यही होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को स्प्रेड आउट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।